ये जो मुज़ाकरात कर रहे थे, अब अफ़गानिस्तान के लिए स्पेशल एनवाय है सादिक खान, वो तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे थे, बिलावल भुट्टो नहीं कर रहे थे, मरकज़ी हुकूमत नहीं कर रही थी, तो ये मुज़ाकरात कौन कर रहे थे? और मुज़ाकरात की नाकामी में मसलन टीटीपी वाले कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का कसूर है, ये कहते हैं नहीं जी उनका कसूर है, तो कसूर किसका है? देखिए साफ़ी साहब, मुज़ाकरात किस लेवल पे हो रहे थे मेरे ख़्याल में ये बताना बहुत ज़रूरी है। मुज़ाकरात के 3 अलग जो है वो कमेटियाँ थी जो बात कर रही थी। उसमें एक ऑफिशियल डेलीगेशन था, उस डेलीगेशन में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ब्यूरोक्रेट थे, उसमें तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के हेड्स मौजूद थे और उसमें एक फेडरल ब्यूरोक्रेट भी मौजूद था। ये वो जो है कमेटी थी जो बेसिकली बात जो है जिन्होंने आगाज़ किया, जिन्होंने बैकग्राउंड मीटिंग्स की, जो आपने 1 महीने के सीज़ फायर की बात की शुरू में, ये वो लोग हैं जिन्होंने वो सीज़ फायर जो है वो ब्रोकर किया था और ये बात जो है वो आगे बढ़ी। इसके बरअक्स जो है 2 और कमेटियाँ जो है वो साथ में काम कर रही थी। कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तानी तालिबान का हिस्सा थे और वो इस सोच के लिहाज से उनको वापस लेकर आया जा रहा था कि ये एक नस्ल है जो जंग में जो है अफ़गानिस्तान गई थी, ये वहीं पे पले बड़े हैं, ये बच्चे थे। अगर कोई बच्चा जो है वो 2008 में जो है वो 10 साल का जो था, तो अगर वो 2022 में तो तकरीबन उसकी 22-23 साल जो है वो उम्र जो है वो होगी। अगर ये वहीं पे रहेगा, वहीं पे जो है पलेगा बढ़ेगा और जंग में ही रहेगा, तो ये तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही होगा। लिहाजा एक प्रोसेस शुरू करना चाहिए कि जो ख़ानदान जो है वो वापस आना चाहते हैं उनको वापस जो है वो लेकर आया जाए। ये एक अलग प्रोसेस था जो इससे अलहदा था। उसमें तकरीबन 300 के लगभग जो है वो फैमिलीज़ जो है वो वापस जो है वो लेकर आई गई, और उसमें सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि वो लोग जो कुछ बाहर ममालिक में भी जाकर जो है ऑपरेशंस के बाद चले गए थे, उनको भी वापस जो है वो लेकर आया गया। और फिर तीसरा जो है वो जो है वो भी सबको पता है, जो कबायली अजला से जो है वो जरगा था, उनके नुमाइंदों को जो है वो भेजा गया। और मैं उस बात का विटनेस हूँ कि आपने कहा कि वो नुमाइंदों को जो है वो नहीं भेजा। जी, वो आपने कहा कि वो उनके जो है जो बैरिस्टर साहब की क़यादत में जाता था। बात ये थी कि जिस तरह निज़ाम ने कहा कि ट्रस्ट का एक बहुत बड़ा डेफिसिट था, जिन लोगों से, पॉलिटिशियन से, चाहे कबायली मलकान से जो नामी गिरामी लोग थे, अगर उनसे रब्ता किया गया, उन सब ने माजरत की कि हम जो है ये पहले भी नाकाम हो चुके हैं, वापस आकर हमें जो है वो टारगेट किया जाएगा, लिहाजा हमें माफ़ कर दें, हम इस जरगे का हिस्सा जो है वो नहीं बनना चाहते। ये 3 प्रोसेसेस थे जो साइमल्टेनियसली वो चले गए। और उसके बाद फिर वो एक ऑफिशियल उलमा का जरगा। हाँ, मौलाना तकी उस्मानी साहब से आज हमने कोशिश भी की कि बात हो सके, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो पाया। साबी साहब, इसमें ज़रूरी बात मैं ये समझता हूँ कि जो इसके पीछे एक सोच थी, एहसान ने कहा कि 17 जमातों को इकट्ठा कर के जो है वो TTP में वो नूर वली महसूद साहब की लीडरशिप थी कि उन सबको इकट्ठा किया गया और उनके ज़रिए जो है मुज़ाकरात किए गए। अच्छा, अब जो दड़ों पर बात आती है, इससे पहले भी दड़े बन चुके थे। जमातुल अहरार अलग बन गया था, हाफिज़ गुल बहादुर का ग्रुप अलग था, बाकी अलग था। ये रीयूनाइट कैसे हो गए मुफ्ती नूर वली की क़यादत में? हाँ, ये भी मुफ्ती नूर वली महसूद की जो एक क़यादत की क्वालिटी है, जो मैंने पहले बताया कि उसमें आलिम भी है, जंगजू भी है, जज भी है, सब चीज़ें। तो वो उसमें उन्होंने यानी वो दड़े जो ख़ासकर हकीमुल्लाह महसूद के मौत के बाद यानी जमातुल अहरार, उमर खालिद खुरासानी लोग अलग हो गए थे, फजलुल्लाह का जो फैक्शन था वो भी यानी महसूद जो तालिबान है उनसे अलग हो गए थे, और शुमाली वज़ीरिस्तान में गौहर वज़ीर वगैरह इस तरह के लोग वो भी अलग हो गए थे। और इसमें जो सबसे अहम फैक्टर यानी कुछ ग्रुप्स थे जो कि नॉन पश्तून या नॉन ट्राइबल थे, यानी पंजाब से भी थे, कराची से भी थे, वो लोग भी अलग हो गए थे, और कुछ फिर दाइश की तरफ चले गए थे। बल्कि दाइश तो इस रीजन में बनाई TTP के लोगों ने, शेख मकबूल और हाफिज़ सईद और अगज़ाई, तो वो अलग एक दड़ा बन गया था। लेकिन मुफ्ती नूर वली महसूद, इनकी वहाँ पे रेपुटेशन या सीनियरिटी इतनी है कि जब इन्होंने इसका काम का आगाज़ किया तो एक आलिम होने के नाते, एक सीनियरिटी होने के नाते, और अफ़गान तालिबान के साथ ख़ासकर हक्कानी नेटवर्क और ख़ासकर सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ एक कुर्बत की वजह से उन सब लोगों ने इस पे फिर इत्तिफाक भी किया और वो वापस आने लगे। और फिर हमने देखा कि बलूचिस्तान से भी जो बलोच थे, बलोच यानी जिहादी एक ग्रुप है, वो भी जो इमारत इस्लामी के साथ वो उन्होंने लड़ाई की थी पिछले 20 सालों में नेटो अमेरिका के ख़िलाफ़, वो बलोच ग्रुप भी आके उन्होंने भी TTP में शमूलियत इख्तियार की, लश्कर जंगवी के लोग भी आ गए। तो वो अच्छा, अब TTP में बलोच भी है? बलोच भी हैं, बलोच, बल्कि कुछ तो ये इतलात भी हैं कि जो बलोच नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं
यानी उनके साथ भी जो आप अगर एलामिया देखें टीटीपी, तो वो हमेशा बलूचिस्तान में जो चीज़ें होती हैं मिसिंग पर्सनस के अलावा या जो डेड बॉडीज़ वहाँ से मिलती है, तो उस पर भी एलामिया में वो बलोच जो सेपरेटिस्ट हैं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करती हैं कि हाँ ये जो स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़, ये भी अपने हक़ के लिए कर रहे हैं, और पश्तूनों पे भी वो जोर दे रहे हैं कि आप लोग भी अपने हक़ के लिए उठ। तो वो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करिए जो हमारी इतने फॉल्ट लाइन्स हैं या जो बाकी चीज़ें के वो इसको कर रही है। और ये सब जो आइडिया है या एजेंडा ये मुफ्ती नूर अली मसूद का है कि वो टीटीपी को एक रिवायती जो जिहादी तंजीम है उससे उन्होंने यानी वो भी उसके साथ, और जो एक सियासी तंजीम भी बना दिया। अच्छा, एक तो जहन में ये सवाल आता है कि फिर नंबर 1 निशाना उनका पख्तून नेशनलिस्ट एनपी क्यों होता है? और अभी आपने भी जिक्र किया है, एहसान ने भी उसका जिक्र किया कि कुछ माजी वाली टीटीपी नहीं रही, उनके टेक्निक्स बदल गए हैं। तो इससे पहले हमने देखा कि जब भी उनके टारगेट लिस्ट आते थे तो उसमें आफ्ताब शेरपा होता था, मियां इफ्तिखार होते थे, एएनपी शेरपाव साहब का ग्रुप और बाकी जमातें निशाना होती थी, लेकिन पीटीआई को कभी उन्होंने नहीं छेड़ा। अब इफ्तिखार फिरदौस साहब कह रहे हैं कि भाई वो ताउन भी कर रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, तो उसके बाद ये अब एक तो पीटीआई का एक एमपीए क्यों निशाना बन गया, और दूसरा अभी इमरान खान के एक करीबी साथी ने उस रोज़ बड़ा तल्ख एक वीडियो किया और बड़े बिल्कुल यानी मंजूर पश्तीन जैसा लहजा इस्तेमाल किया। तो पीटीआई के मामले में उनके अप्रोच में कोई तब्दीली आई है? देखिए साफ़ी साहब, जिस तरीके से उनकी स्ट्रैटेजी बदली है उस तरीके से इन स्ट्रैटेजीज़ के इर्द गिर्द जो हालात हैं वो भी बदले। अगर आप इस पूरी बहस को टीटीपी, अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी हुकूमत के तनाज़ुर में देखते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज़ जिसको आप मिस कर जाते हैं, जिसका थोड़ा सा जिक्र शायद एहसान ने किया कि औरंगज़ई के चंद कमांडर्स जो थे टीटीपी के, उन्होंने दाइश बनाई। लेकिन दाइश जिस स्पीड के साथ ग्रो कर रही है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर, तो अब शायद वो पिछली जो हमारी बहस चल रही थी उससे मैं इस पॉइंट को कनेक्ट करना चाहता हूँ कि शायद अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो अफ़गान नई इंटरिम हुकूमत बनी है वो भी शायद ये सोचती होगी कि अगर हम कुछ ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे तो शायद ये लोग एक धड़े में जाने के बजाय एक पूरी अलग से एक इंटरनेशनल जिहादी आउटफिट का हिस्सा बन जाएंगे, जो उनके कंट्रोल में भी नहीं होगा और किसी के कंट्रोल में भी नहीं होगा। और अगर आप बॉर्डर के इस तरफ भी देखें तो मैं आपको जून से अगस्त तक अगर लिखवाऊँ तो 7 अटैक्स दाइश ने बाजौड़ के अंदर क्लेम किए, 2 अटैक्स पेशावर के अंदर क्लेम किए, 1 पिंडी के अंदर क्लेम किया, 1 वाना के अंदर क्लेम किया, 2 मस्तूंग बलोचिस्तान में क्लेम किए। तो वो भी एक फॉर्मेडेबल मिलिटेंट फोर्स बन रही है। और अफगानिस्तान में जैसे शुरू में जो अफगान तालिबान, पॉलिटिकल पार्टियों में मैं टीटीपी की बात कर रहा था कि मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। क्यों अब उनकी तरजीहात क्या कोई बदली हैं? चूँकि उनका अब ये चीज़ें जो हैं, ये जो टीटीपी माजी में करती थी अब वो दाइश कर रही है, लिहाजा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के इसके ऊपर कुछ उन्होंने एलामिया जारी किए हैं कि हमारा टारगेट जो है पाकिस्तान के अंदर वो फ़िलहाल सिविलियन तनसीबात या सिविलियन पॉलिटिकल पार्टियां या सिविलियन इदारे या सिविल लोग नहीं हैं। वो हमारी फ़िलहाल जो हमारे टारगेट हैं वो पुलिस है, वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो मिलिट्री की जो हैं वो लोग बावर्दी लोग हैं। वो उन्होंने बाकायदा तौर पे इसका ऐलान किया। उसके पीछे वजूहात क्या हैं? क्या वो पब्लिक में अपना सेंटिमेंट बेहतर करना चाहते हैं, अपना इमेज बेहतर करना चाहते हैं? क्या वो तो पीटीआई ने उनसे मुतालिक अपने अप्रोच क्यों बदला? देखिए, जिस तरह इफ्तिखार ने कहा कि स्वात में जब उनको वो अनआर्म्ड आए और फिर वो अनआर्म्ड से आर्म्ड पे गए और फिर जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, तो इस 1 साल के बीच में जो इलेक्शन में रहता है, इसके बीच में क्या हालात बनते हैं, कौन किस तरफ जाता है, क्या होता है, उसका भी फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। लेकिन जो पीटीआई के जो मैं तो उनका नाम ले सकता हूँ, वो मुराद सईद साहब की वीडियो यूट्यूब पे चली और फिर ट्विटर पे चली। शायद लोकली लोगों को अब ये लग रहा है कि अगर हम इस बात पे बहस नहीं करेंगे और इसको सामने नहीं लेके आएंगे तो स्वात में आप देख सकते हैं हज़ारों लोगों के मजमे काफ़ी बार लग चुके हैं। ठीक इसी तरह बाजौड़ में अमन धरना हो रहा है, वजीरिस्तान में हो रहा है। तो ये जेयूआई ने धरना दिया, सबसे बड़ा धरना जेयूआई ने बाजौड़ के अंदर धरना दिया। जेयूआई के लोग टारगेट हुए, जेयूआई के एमपीए के कैंडिडेट, एमएनए के कैंडिडेट, अभी उनके जो बाजौड़ में, और वो सारे हमले दाइश ने क्लेम किए। अच्छा, तो लेकिन अब अवाम में ये किसी को नहीं पता कि दाइश कौन है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान कौन है, ये कौन है, वो कौन है।
आवाम का जो सेंटिमेंट है उसमें अच्छा, आवाम को एक चीज़ और भी समझ नहीं आ रही है, वो हमें कहते हैं कि आप सब लोग तनकीद तो करते हैं लेकिन हल कोई तजवीज़ नहीं करता। तो जो बाकी वक्त हमारे पास बहुत कम है, तो मुख्तसर अल्फाज में ताहिर ख़ान साहब, आप हल क्या हो सकता है? अफ़गान तालिबान से बात की जाए, ख़ुद TTP से बात की जाए, फ़ोर्स इस्तेमाल की जाए, मुज़ाकरात की जाए, क्या किया जाए? मुज़ाकरात बिल्कुल रहने चाहिए। मुज़ाकरात बड़े मुश्किल से शुरू हुए हैं और आपको याद हो कि जब इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की बात की तो बहुत सख्त रद्द-ए-अमल आया था हर जगह पे। तो मुज़ाकरात अब शुरू हुए हैं और मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर आप 10 साल मज़ीद भी लड़ें, नहीं, मुज़ाकरात कौन करे, मुज़ाकरात ज़ाहिर बात है किस तरीके से करें? जिन लोगों ने शुरू किया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, क्योंकि बाकी तो बस वैसे वो उसके लिए जाते हैं कि चलो मैसेंजर के तौर पे जरगा जाए, वो लाए कि यहाँ क्या कहते हैं, जरगा उसकी अहमियत है, लेकिन जरगे में भी लोग ऐसे होने चाहिए कि जो जिसका कोई नाम हो, जो जिनके लोग बात सुनते हैं, उनको रिस्पेक्ट। अफ़गान तालिबान का एक मैं कहता हूँ, ये हमारी बड़ी गलत सोच है पाकिस्तान में कि मसला हमारा है, पाकिस्तान का है, और मैं उनसे तवक्को करूं या उन पे दबाव डालूं कि आप हमारे, ये नहीं होगा। आप अपने, बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि अब मुज़ाकरात अफ़गानिस्तान से अब पाकिस्तान मुंतकिल किए जाए। मसला तो यहाँ का है, बजाय कि आप उनसे, वो अपने मसाइल में गिरे हुए हैं, अमेरिका के साथ उनके मामला थे, दीगर वहाँ दाइश मैं भी टाइम के मसले में गिरा हुआ, तो इफ्तिखार फिर दोस्त सॉल्यूशन। मैं बहुत जल्दी आपको इसका जवाब देता हूँ कि मुज़ाकरात का ये पूरा जो पैमाना था, ये आखिर में डिसीजन जो है ये पॉलिटिकल फोर्सेस ने लेना था और अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट में आना था। मेरे ख़्याल में पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पे या माइनस करना और या उसमें ये डिसीजन की क़ुव्वत ना होना, जो करंट पॉलिटिकल क्राइसिस इस मुल्क में चल रहा है, ये तब तक जो है नामुमकिन होगा मुज़ाकरात के अमल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, जब तक एक मजबूत पार्लियामेंट इस मुल्क में नहीं होगी, क्योंकि ये डिसीजन आवाम का है और अल्टीमेटली आवाम के मैंडेट का हक जो है वो पार्लियामेंट को है। इसके अलावा ये डिसीजन नहीं नहीं, तो आप कहते हैं इस पार्लियामेंट के जरिए किया जाए या पहले मजबूत पार्लियामेंट लाया जाए? मेरे ख्याल में इस पार्लियामेंट ने अगर कोई डिसीजंस दिए भी हैं और वो टीवी कैमरा के सामने तो आपको कह देते हैं कि हाँ ठीक है हमें ब्रीफिंग दी गई, लेकिन अगर आप उनसे कॉरिडोर्स में बात कर लें तो कोई उसको पॉलिटिकली ऑन करने के लिए इस टाइम पर तैयार नहीं है। सोल्यूशन मुझे सबसे एक बड़ा मसला और सोल्यूशन भी उसी में है कि हमारे जो इदारे हैं जो मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये अभी नहीं है, माजी में अगर हम देखें तो उसमें एक कंसिस्टेंट अप्रोच नहीं है। कुछ लोग ये एतराज़ कर रहे थे कि ये उन मुज़ाकरात की वजह से ये सूरत हाल पैदा हुई। वो तो यानी इस दफ़ा जो मुज़ाकरात पे एक मुस्बत पहलू था वो ये था कि हक़ानी के नेटवर्क कह लें या जो नायब अमीर हैं इमारत इस्लामी के सिराजुद्दीन हक़ानी, वो बराह रास्त खुद मुलविस थे और उसने यानी ये गारंटी भी दी थी कि इस दफ़ा मैं गारंटर भी होंगे इस पूरे मुआहदे का या पीस प्रोसेस का, तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए था हमें, लेकिन वो फ़ायदा हमने नहीं उठाया। अब जिस तरह ताहिर ख़ान साहब ने बात की कि वहाँ पे ख़ुद भी यानी अलकायदा लीडर ज़वाहिरी के मरने के बाद या कुछ TTP के सीनियर लोग मारे गए हैं, तो उसके बाद वो अंडरग्राउंड चले गए हैं या ज़्यादातर वो TV पे नहीं आ रहे और वो अपने जो आबाई इलाका है खोस पक्तिका वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो इंटरनल भी एक प्रेशर है और ऊपर से यहाँ पे जो चेंज ऑफ कमांड हुआ उसकी वजह से भी जो सब चीज़ें। निज़ाम देखें साफ़ी साहब, कोई भी जंग जो है वो आखिर में टेबल पे आके ही हल होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि उस टेबल पे बैठे कौन है। पाकिस्तान की तरफ से अगर इसकी ओनरशिप पॉलिटिकली भी होती है, मिलिट्री भी लेती है और एक ऐसे तरीके से होती है जिस पे आवाम का ट्रस्ट भी हो, एतमाद भी हो, और उसके तसलसल के लिए अगर कोई उसमें टीम का हिस्सा बनता है, उसको जब तक वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते वो टीम चलाती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इसका कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आएगा। हाँ, अलबत्ता ये देखना पड़ेगा कि किस जगह कितना प्रेशर डालना है और किस जगह कितनी ढील देनी है और किस जगह कितनी ग्राउंड किसी और को देना है और किस जगह कितना ग्राउंड किसी और से। बहुत शुक्रिया।